तो अब वक्त हो गया है 1 मिनट में संपूर्ण विश्लेषण के साथ न्यूज एंड व्यूज का। अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारा वक्त आ गया है, हमारा दौर आएगा, और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का वो दौर चल रहा है जहां ख्याति और शोहरत उनके कदम चूमती है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब बाबा के पास सिर्फ गरीबी थी। 9 साल की उम्र में बाबा पहली बार सिद्धि पथ पर निकले थे। गुर्बत के उन दिनों को याद कर आज भी बाबा की आंखें छलक जाती है। 9 साल की अवस्था में हमने विचार किया कि वृंदावन जाए पढ़ने। पिताजी से निवेदन किया। पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे। माताजी को कहा हमें पढ़ना है, भागवत पढ़नी है, कर्मकांड पढ़ना है, पंडिताई पढ़नी है। लगभग 10-12 घर गए 500 रुपया उधार मांगने, पर मिले नहीं। कारण आज के जमाने में उधारी भी उसे ही दी जाती है जो अमीर हो। चमत्कारों से अलग बाबा भक्तों को अपने गुर्बत भरे अतीत के किस्से सुनाते हैं। ये बताते हैं कि दुनिया में गरीब होना क्यों सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। मैं व्यास पीठ से प्रार्थना करता हूँ, गोविंद किसी को कुछ बनाना या मत बनाना, पर किसी को गरीब मत बनाना। कि जब 2 रुपया ना होना तो कोई पूछता नहीं है। देखिए, आज बाबा की दया के लिए लोग उनके पंडाल तक पहुंचते हैं, लेकिन कभी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री दूसरों की दया पर जीते थे, भीख मांगकर पेट भरते थे। देखिए वीडियो। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, नाम है गढ़ा। इसी गांव में राम कृपाल और सरोज के घर साल 1996 में धीरेंद्र पैदा हुए। 8 साल की उम्र में दादा सेतुलाल से धीरेंद्र ने राम कथा सीखनी शुरू की। गरीबी का ये वो दौर था जब बाबा को भीख मांगनी पड़ी थी। हमने अपने घर में रहकर जहां हम रहते थे 8 वर्ष तक भीख मांगी। 8 वर्ष तक भीख मांग करके दास ने खुद जीवन चलाया। स्कूल में जब हम पढ़ने जाते थे तो छोटे छोटे जो हमारे मित्र थे बच्चे जबरदस्ती सिर पकड़ कर हमारा तिलक मिटा देते थे। इसलिए मिटा देते थे हम, इसलिए विरोध नहीं कर पाते थे क्योंकि हम गरीब घर से थे। पुराने दिनों को याद कर बाबा की आंखें भर आती है। लेकिन आज बाबा जिस मुकाम पर है वहाँ ना गरीबी है ना बेबसी है तो सिर्फ कथित चमत्कारों से मिली वो ख्याति जिसका डंका 7 समंदर पार तक बज रहा है। देखिए, गरीब परिवार में पैदा हुए धीरू आखिर कैसे बने धीरेंद्र शास्त्री बने। बाबा की जिंदगी के वो अनदेखे पन्ने जिसके बूते बाबा ने कथित सिद्ध पुरुष तक का सफर तय किया। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बाबा का कथित दिव्य सिद्ध संसार, बाबा के कथित चमत्कार। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है हो तुम, तू चैलेंज देगा। बाबा के कथित करिश्मों से जुड़ा हर रहस्य जितना अजीब है उतने ही बाबा आज वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 2008 से पहले धीरेंद्र की पहचान एक आम लड़के धीरू की तरह हुआ करती थी। वो साल 2009 था जब धीरू के धीरेंद्र बनने का सफर शुरू हुआ। 2009 में धीरेंद्र शास्त्री ने गढ़ा गांव के करीब गंगायज गांव में अपना पहला कथा वाचन किया। आज बाबा भव्य दरबार सजाते हैं, लेकिन 2009 में लाइटिंग तक का बजट बाबा के पास नहीं हुआ करता था। ये तस्वीरें बाबा की पहली राम कथा की है, जहां पंच लाइट में बाबा ने पहला दरबार सजाया था। मधुरे मधुरे राम सीताराम सीताराम। 2009 में बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने अपने गांव के आसपास के गांव में ही कथा वाचन शुरू किया और फिर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। हम पापकर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां परमेशानी सर्व पाप हरो भवा। 14 साल पहले बाबा की ख्याति गांव तक ही सीमित थी, लेकिन आज बाबा वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। बाबा की सनातनी स्पीड देखकर लगता है कि वो यहीं नहीं रुकने वाले। हालांकि नागपुर से लौटने के बाद बाबा छतरपुर में भी नहीं रुके। वहां प्रवचन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 34 घंटे किसी को नहीं दिखे, फिर अचानक हिमालय की गोद में नजर आए।
2 दिन से धीरेंद्र शास्त्री का दरबार नहीं लगा, इसीलिए ज्यादातर भक्त ये पूछ रहे हैं कि आखिर बाबा गए कहाँ? क्या वो किसी साधना में लीन हो गए या नए मिशन की तैयारी करने लगे? इन सवालों का जवाब इस वीडियो के तौर पर आया। बाबा के वीडियो में पीछे पहाड़ नजर आए, फिर पता चला कि धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम में है ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में है। लेकिन इसी दौरान उनका एक स्टेटमेंट सुर्खियां बन गया। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हालांकि इसी के कुछ देर बाद धीरेंद्र शास्त्री और आचार्य बालकृष्ण का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दोनों बात करते नजर आए। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में ऋषिकेश से करीब 50 किलोमीटर दूर पोखरी नाम की एक जगह है जहां बाबा रामदेव का योग सेंटर है। बताया गया कि ये दूसरा वीडियो उसी जगह का हो सकता है। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हम आमंत्रण देने अपनी परंपरा का निर्वाहन करने के लिए, साधु संतों को सबको प्रणाम करने के लिए और यज्ञ की तैयारी के लिए हम आ गए हैं हिमालय। बागेश्वर धाम में 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच विशाल यज्ञ और सामूहिक विवाह कार्यक्रम होगा। इसी के लिए बाबा संतों को बुला रहे हैं। बागेश्वर धाम में महायज्ञ पहली बार नहीं हो रहा। फर्क बस ये है कि इस बार मीडिया की लाइमलाइट के चलते बाबा इस प्रोग्राम को बड़ा बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक मैसेज बार बार रिपीट करते हैं कि वो किसी पंथ के खिलाफ नहीं बल्कि अपने धर्म की लकीर लंबी खींच रहे हैं। धाम के संचालक बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। बाबा के दरबार में सुल्ताना की घर वापसी को लेकर इसी बयान को आधार बनाकर ये बात फैलाई जा रही है कि बाबा मुसलमानों के खिलाफ है, एक विशेष धर्म के विरोधी हैं। लेकिन खुद बरेली में बाबा को लेकर भाईजान क्या सोचते हैं, ये जानना भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो मुसलमान है पक्का वो अपने ईमान पे कायम रहेगा, और जो मुसलमान अपने हिंदू होना चाहता है या कुछ भी होना चाहता है वो उसकी मर्जी है। धर्म के हिसाब से जो भी कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन किसी और के धर्म को टारगेट करेंगे तो वो चीज गलत है। इसी तरह 3 और अलग अलग शहरों में रियलिटी टेस्ट हुआ। बाबा के लिए मुसलमानों के दिमाग में क्या है? क्या वो वाकई बाबा को खतरे की नजर से देखते हैं या विरोध सिर्फ सोच को लेकर है? इसकी भी पड़ताल ऑन द स्पॉट की गई। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो मुसलमान को धर्म परिवर्तन करा सके, कोई भी पूरी दुनिया की ताकत, कोई शास्त्री हो, कोई मौलाना हो, कोई और भी जादूगर हो या कोई भी हो, कोई मुसलमान जो असली मुसलमान होगा उसका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। ज्यादातर लोगों का कहना है कि उन्हें बाबा धीरेंद्र से कोई परेशानी नहीं है। हालांकि कई लोग बाबा के बिना सवाल किए लोगों की परेशानी बताने को जादूगरी करार दे रहे हैं। देखिए, विवाद के बीच बाबा के नए प्रोग्राम का शेड्यूल आ चुका है। 2 फरवरी को धीरेंद्र शास्त्री प्रयागराज के माघ मेले में जाएंगे। प्रयागराज में 2 फरवरी वाला बाबा का पूरा शेड्यूल सामने आ चुका है। पता चला है कि धीरेंद्र शास्त्री 6 से 7 घंटे माघ मेले में रहेंगे। राम कथा सुनाने वाले बागेश्वर सरकार राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य वासुदेवानंद सरस्वती से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा वो विश्व हिंदू परिषद के कैंप में भी जा सकते हैं। जानकारी तो इस बात की भी है कि धीरेंद्र शास्त्री अपने गुरु राम भद्राचार्य के शिविर में भी जा सकते हैं। असल में धीरेंद्र शास्त्री के इस पूरे दौरे को निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा देख रहे हैं। धीरेंद्र ब्रह्मचारी भी एक सनातन का बालक है, उनका माघ मेले में आगमन हो रहा है। यहाँ संतों को वो प्रणाम करेंगे और मुझे लगता है उनकी बात का जैसे 2 दिनों से सभी का समर्थन प्राप्त हो रहा है, निश्चित ही हिंदुत्व के, सनातन के और भारत के लिए जो बात उठाई है उसका समर्थन होगा। हम सब लोग उनके साथ हैं। जानकारी के मुताबिक 2 फरवरी को धीरेंद्र शास्त्री दोपहर 12 बजे तक माघ मेले में रहेंगे और उसके बाद शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर मेजा इलाके में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेजा में बाबा धीरेंद्र शास्त्री का दरबार सजेगा और वो वहां पर 3 से 4 घंटे तक करीब 1.25 लाख लोगों की भीड़ के बीच रहेंगे। असल में जब से बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात की है, तब से ज्यादातर साधु संत धीरेंद्र शास्त्री के सपोर्ट में आ चुके हैं। और अब बात पाकिस्तान की, जो पूरी तरह आइसोलेट हो चुका है। कंगाली जैसा शब्द भी इसके लिए कम पड़ने लगा है। जब अवाम भूखी मर रही है, तब शरीफ जजों के बंगले बनवाने के लिए 100 करोड़ लुटाने वाले हैं। पहले आटा, फिर बिजली, अब पेट्रोल पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाला है। खाली खजाने को भरने और IMF को खुश करने के लिए शरीफ सरकार पाकिस्तान पर पेट्रोल बॉम्ब फोड़ सकती है। चिंता इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल 300 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा महंगा हो सकता है।
साबिक वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन ने पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर से भी जायद होने का खदशा जाहिर कर दिया है। खजाने की तरह पाकिस्तान का तेल भी खत्म होने वाला है। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के पास 16 दिनों का पेट्रोल ही बचा है, जबकि डीजल बस 35 दिन का बचा है। उधर ऐसे बुरे हालात में शरीफ सरकार सांसदों के बाद जजेस पर मेहरबान हो रही है। जजेस के घरों पर पाकिस्तान 100 करोड़ रुपए खर्च करेगा। मेरे मुंह में खाक है कि अल्लाह ना करे कि दूसरा झटका पेट्रोल का लगे, और लग तो यही रहा है कि सिर्फ पेट्रोल खरीदने के लिए ऑयल कंपनीज की एलसीज नहीं खुल रही हैं, और फरवरी के अंदर जो है वो पेट्रोल का शुरू होगा। बदहाली दिवालिया होने की गवाही दे रही है। इसी संकट को टालने के लिए शरीफ सरकार ने IMF से 6 अरब डॉलर की मदद मांगी थी, लेकिन IMF ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की शर्त रखी है। साफ है, सत्ता बचाने के लिए शरीफ किसी भी हद तक जाएंगे, भले ही पाकिस्तानियों का खून ही क्यों ना बेचना पड़े। पाकिस्तान की करेंसी का जनाजा निकलने लगा है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पूरी तरह दिवालिया होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हो सकता है मई तक दिवालिया हो भी जाए। दिवालियापन से दो हाथ करते पाकिस्तान को आज फिर डॉलर ने बड़ी पटखनी दी है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया पाताल में समाने लगा है। रिपोर्ट बताती है कि जिन्नापुर का जनाजा निकलना तय है। पिछले 9 महीने में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 75 रुपए गिर चुका है। 27 जनवरी को डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 25 रुपए और गिर गया। पाकिस्तान में $1 की कीमत 255 रुपए हो चुकी है। तो आपका रुपया डीवैल्यू हुआ, पिछले 9 माह में 75 रुपए हो चुका है, और अभी भी जब मार्केट 255 पे क्लोज किया आज, तो डाउनवर्ड्स प्रेशर था। जब कल मार्केट खुलेगी मजीद नीचे जा सकता है। ब्रिटेन से आई रिपोर्ट ने पाकिस्तान के और होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान में जो है एक दिन के अंदर 24 से 25 रुपए डॉलर जो है वो बढ़ गया है, और ये तब हुआ है, ओवरनाइट हुआ है, मतलब ओवरनाइट का ओवर आवर्स हुआ है। 7 रुपए बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, फिर क्लोज हुआ 24-25 पे जाके। बरतानवी जरीदा फाइनेंशियल टाइम्स जो है उसने बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बताई है पाकिस्तान की। शाहबाज सरकार ने डॉलर के ऊपर से कंट्रोल हटाने का फैसला किया, यही दाव उनका उल्टा पड़ गया। अल्लाह की मेहरबानी से आपने देखा है कि स्टॉक मार्केट भी बढ़ी है, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सीरियस हो गई है। IMF ने खुद कह दिया कि वो आएंगे, तो इन दैट सेंस ऑब्वियसली आई एम हैप्पी, खुश हूँ कि पाकिस्तान ने अब वो मुस्बत कदम ले लिया कि डिफॉल्ट अवॉइड हो जाएगा। यानी पाकिस्तान का डिफॉल्टर होना अब करीब करीब तय है। देखिए, बिगड़ते आर्थिक हालात के बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने हालात सुधारने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए गेंद ऊपर वाले के पाले में डाल दी है। साफ साफ कह दिया है कि अब खुशहाली लौटाना अल्लाह की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह हम इस पॉगमार से निकलेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करे। मेरा ईमान है पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की जिम्मे है। सुना आपने, ये जनाब पाकिस्तान के वित्त मंत्री जिन पर अपने मुल्क को आर्थिक संकट से निकालने की जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी गैरत को गिरवी रख चुके मुल्क के हुक्मरान हालात से उबरने के लिए ऊपर वाले को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। इसलिए आवाम सियासतदानों को कोस रही है, गुस्से में उबल रही है। तो ऐसे ही करेंगे ना कि इनको पकड़ के जूते मारेंगे जो हमारे सियासतदान है, जो ये सब कुछ कर रहे हैं। पता नहीं ये मुल्क का आखिरी अंजाम क्या होएगा, क्या बनेगा इससे, जिसमें आवाम का कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर जो है ना सियासतदानों का है। हमारा तो यही है कि जो है ना आवाम रोडों पे आए। ये हुक्मरान 70-75 सालों से आपको क्या दिया। पाकिस्तानी अवाम अपने हुक्मरानों को कोस रही है, लेकिन इससे तो पेट नहीं भरेगा। पेट तो उस रोटी से भरेगा जो कराची पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स में अटकी हुई है। लेकिन जरा सोचिए, पाकिस्तान के पास सांसदों और जजों पर खर्च करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए हैं, मगर अवाम के लिए नहीं है। गरीब लोग अगर साढ़े दिले दे अंदर किसी की भी आय लग गई ने तो खुदा दी कसम ना जमीन दे रहने जोगे हो सकते ना आसमाना दे रहने जोगे हो सकते। नालायक और नाकारे हुक्मरानों को पूरा पाकिस्तान बद्दुआ ना दे तो और क्या दे। मुल्क पहले ही दाने दाने को मोहताज है। अब डॉलर की किल्लत से पाकिस्तान के प्राण बंदरगाहों पर अटक चुके हैं। कि पाकिस्तान में डॉलर की शदीद किल्लत के बाद बैंक्स ने नए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करना बंद कर दिए हैं, लेकिन दूसरी जानिब पहले से जारी शुदा एलसीज के तहत जो सामान पाकिस्तान पहुंच चुका है वो भी बंदरगाह से बाहर नहीं आ सकता। पाकिस्तान की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। बंदरगाहों पर फंसे सामान का भाड़ा तक भरने की हैसियत अब पाकिस्तान की बची नहीं है। डॉलर की किल्लत के चलते
कराची पोर्ट पर खाने पीने के सामान के 9000 कंटेनर्स फंसे हैं। 9000 कंटेनर विदेशों से माल लेकर पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान के पास माल ढुलाई का पैसा तक नहीं बचा है। अगर पाकिस्तान को जल्द विदेशी कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। जिनके पास थोड़े पैसे हैं वो गुजारा, और जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? वो तो ऐसे ही करेंगे ना कि इनको पकड़ के जूते मारेंगे, जो हमारे सियासतदान है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। साफ है, अगर पाकिस्तान ने वक्त पर पोर्ट पर फंसे सामान का भुगतान नहीं किया तो पाकिस्तान में रोटी पर सिविल वॉर छिड़ना तय है। और देखिए, पाकिस्तान की इसी उठापटक के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि इमरान खान ने कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक प्लान तैयार किया था, लेकिन पाकिस्तान को पालने वाले सऊदी अरब ने उनकी एक नहीं सुनी। पाकिस्तान जिस भी चौखट पर खैरात की फरियाद लगा रहा है, उसके हाथ सिर्फ मायूसी लग रही है। डिफॉल्ट का खतरा 90% हो चुका, मुल्क में कब्जा ग्रुप का राज और जंगल का कानून है। न कंगाल पाकिस्तान को कोई तरजीह दे रहा है और न ही हुक्मरानों को कोई अटेंशन मिल रहा है। आर्थिक तबाही के बीच इमरान खान पर बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तान में चर्चा है कि इमरान दुनिया के सबसे अनवांटेड लीडर बन गए हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इमरान को रत्ती भर भाव नहीं दे रहे। सबने उम्मीद लगाई हुई है कि किसी तरह कहीं सऊदी अरेबिया से पैसे मिल जाएं, या हमें कोई चाइना पैसे दे दे, या हम सैलाब को बेचें और किसी तरह सैलाब से पैसा ले लें। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दे दी है कि अब हम वो वैसे पैसे नहीं देंगे जो हम पहले देते थे। आजादी मार्च के दौरान इमरान खान को जब गोली लगी थी, तब वो चाहते थे कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उन्हें एक फोन कर ले, ताकि इमरान ये समझा सके कि उनका प्रिंस से कोई विवाद नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इमरान की पार्टी पीटीआई सऊदी प्रिंस के फोन के लिए कई बार गिड़गिड़ा चुकी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान टस से मस नहीं हुए। और देखिए, इन सब के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मर्डर का भी डर भी सता रहा है। इमरान खान ने एक बार फिर अपनी हत्या की साजिश रचे जाने की बात कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब इमरान ने कहा है कि मेरी हत्या की साजिश रची गई है। आसिफ अली जरदारी ने हत्या की साजिश रची है और जरदारी के साथ 3 और लोग भी इसमें शामिल हैं। हत्या के लिए आतंकी संगठन को पैसे दिए गए, यह दावा इमरान खान की तरफ से किया गया है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे, और आसिफ जरदारी के अलावा। इमरान खान कई बार अपनी हत्या की साजिशों का दावा कर चुके हैं। पिछले साल 3 नवंबर को वजीराबाद में मार्च के दौरान फायरिंग में पैर में गोली भी लग गई थी। ऐसे में इस नए दावे से पाकिस्तान में सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच खबर ये भी है कि उनके घर पर तैनात इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 275 जवानों को हटा लिया गया है। अब सुरक्षा में केवल पंजाब पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा मैंने तो अब इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा। लेकिन मैं तो बंद में नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है और अयोध्या का राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। सीएम योगी ने यह बयान राजस्थान के जालौर में दिया, जहां वो नीलकंठ महादेव मंदिर में जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, गो और ब्राह्मण की रक्षा जैसे मुद्दों को भी छुआ, लेकिन उनका ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि अतीत में जितने भी धार्मिक स्थलों को अपवित्र या खंडित किया गया, अब उनके पुनर्स्थापना का वक्त और इसकी शुरुआत राम मंदिर से हो चुकी है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। बागेश्वर वाले बाबा के विवाद के बाद सनातन धर्म का मुद्दा खूब गर्म है
और इसी बीच सीएम योगी का ये बयान बेहद अहम हो जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो विवादित बयान दिया था वो अब सर काटने तक पहुंच गया है। मौर्य पर यह नाम रखा है जगत गुरु परमहंस ने। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने के लिए 500 रुपए का इनाम, उनकी जीभ काटने का 300 रुपए का इनाम, और उनका नाक कान जो काटेगा उसको 200 रुपए का इनाम दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य और संतों के बीच अदावत का नया अध्याय शुरू हो गया है। वजह रामचरितमानस पर दिया गया मौर्य का बयान, जिस पर संत समाज ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन वो अब भी अपने बयान पर टिके हुए हैं। जिन लोगों ने भी जीभ काटने का प्रमाण जारी किया, संत महंत धर्माचार्य में से ही न कोई जीभ काटने सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते। स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? मौर्य ने अपने शब्दकोश से संतों के लिए जल्लाद, शैतान और आतंकी जैसे शब्द गढ़े। उसके बाद संत समाज और आग बबूला हो गया है। साधु संत को जल्लाद और क्या कहते हैं आतंकवादी बता रहा है, जब वो स्वयं आतंकवादी है। और उसी प्रकार से कुत्ता सरीखे वो चाटते हुए जैसे भागते हैं दर दर कि ऐसा प्रकोप उसके ऊपर आएगा। भागते हैं पागल कुत्ते, वैसे पागल कुत्ता हो गया है। देखिए, विदेशी डॉक्यूमेंट्री पर देशी दंगल मचा हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक बवाल ही बवाल हो रहा है और अब देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज भी इसकी जद में आ गई हैं। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक बवाल दिखाई दिया। आज दिल्ली के अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स के जरिए डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जानी थी, लेकिन ऐन वक्त पर यूनिवर्सिटी की बिजली काट दी गई। इसके बाद छात्रों ने नाराजगी जताई। छात्रों ने जो पर्दा स्क्रीनिंग के लिए लगाया था वो हटा दिया गया। पुलिस को यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, लेकिन लेफ्ट से जुड़े स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट बंद नहीं किया। तमाम छात्र यहाँ पर जमा हो गए जो अभी भी बैठे हुए हैं। जब पावर कट कर दिया गया तो उसके बाद सबको QR कोड्स बांटे गए। उन QR कोड के जरिए सभी लोग ने अपने मोबाइल फोन पर, अपने लैपटॉप पर इस स्क्रीनिंग इसको डॉक्यूमेंट्री को देखने की कोशिश की। ये विवाद JNU से शुरू हुआ था, जो जामिया होता हुआ दिल्ली समेत बाकी यूनिवर्सिटीज तक पहुँच गया। NSUI की तरफ से गुजरात दंगों पर बनी इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इससे पहले ही बड़ी तादाद में सिक्योरिटी पर्सनल्स तैनात कर दिए गए। धारा 144 इम्पोज कर दी गई। किस तरीके से प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस प्रशासन जो है वो एक के बाद एक हिरासत में लेकर जा रही है। राजधानी दिल्ली में 27 जनवरी की रात ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने कंझावला कांड की याद दिला दी, लेकिन इस बार मुस्तैद दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को फौरन दबोच लिया। देश और दिल्ली अभी कंझावला भूली नहीं है। उसका खौफ, उस भयानक वारदात की सेहरन लोगों के जहन से अभी गई नहीं है कि ठीक वैसी ही वारदात दिल्ली के केशवपुरम थाने इलाके में हो गई। 26 और 27 जनवरी की दरमियानी रात करीब 3 बजे की बात है। टाटा जस्ट गाड़ी ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार एक शख्स सड़क पर गिर गया, दूसरा शख्स गाड़ी की बोनट में और विंडशील्ड में फंस गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार सवार आरोपी स्कूटी और शख्स को करीब 350 मीटर तक घसीटते रहे। पेट्रोलिंग कर रही PCR ने देखा तो गाड़ी का पीछा कर उसे इंटरसेप्ट किया। स्कूटी सवार कैलाश भटनागर और सचिन खरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कैलाश भटनागर की मौत हो गई। ये हेड ऑन कोलिजन था और इसमें ये इतना जोर का इम्पैक्ट था कि जो स्कूटी पे पिलियन राइडर थे वो गाड़ी के बोनेट से टकराकर हवा में उछलते हुए नीचे गिर गए, और जो आगे बैठे हुए थे वो भी गाड़ी के बोनेट से टकराए और गाड़ी की विंडशील्ड और बोनेट के बीच में उनका सर फंस गया और गाड़ी बोनेट में अटक गई। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। गाड़ी में सवार 5 आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 2 आरोपी प्रवीण और दिव्यांश को पकड़ लिया। बाद में रेड करके बाकी 3 आरोपियों हर्ष मुदगल, ओम भारद्वाज और देवांश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 5 छात्र हैं और 5 ने शराब पी रखी थी। स्कूटी सवार दोनों गारमेंट की फैक्ट्री में काम। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का बारूद कब ठंडा होगा, इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल अटैक किया, जिसकी तस्दीक यूक्रेन की तरफ से भी की गई। क्या रूस ने यूक्रेन को टैंक मिलने का बदला लिया है? सवाल इसलिए क्योंकि जब से जर्मनी और अमेरिका ने यूक्रेन को टैंक देने का फैसला किया, उसी वक्त से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रशिया ने मिसाइलों का मुंह खोल दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 26 जनवरी को रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी शहरों में 70 मिसाइलें दागी और इस अग्नि वर्षा में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है।
हालांकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 24 घंटे में दुश्मन की तरफ से 44 एयर स्ट्राइक्स की गई। इसमें से 18 हमले ईरान वाले शाहिद 136 ड्रोन से किए गए। इसी तरह रूस ने जो 70 मिसाइलें दागी, उनमें से 47 पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी गई। बताया ये भी गया कि रूस ने MLRS मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से 125 अटैक किए। हालांकि इस दौरान बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि अब रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए कनाडा भी आ चुका है। कनाडा ने भी जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने का फैसला कर लिया है। लेकिन रूस का कहना है कि नाटो अगर इस तरह टैंक्स देता रहेगा तो फिर रूस इन देशों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा। और न्यूज एंड व्यूज में अब बात कोरोना की। चीन में कोरोना का ग्राफ नीचे गिरता नजर नहीं आ रहा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन में वायरस अब गांव में भी पैर पसार चुका है। वहां भी लाशों के अंबार लगे हैं और ताबूतों की कमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि चीन के गांव में कोरोना से काफी लोगों की जान गई। कुछ ही दिनों में इतने लोगों का अंतिम संस्कार हुआ कि नॉर्थ शांगसी जैसे प्रोविंस में लोगों को दफनाने के लिए ताबूतों की भी कमी पड़ गई। दावा किया गया कि कुछ दिन पहले तक लोग खेतों में ही लाश जला रहे थे। दिसंबर के पहले हफ्ते के बाद से ही इंटरनेशनल मीडिया समेत चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाशों के अंबार, फ्यूनरल पार्लर के बाहर लंबी कतारें और अस्पताल में मरीजों की बढ़ती तादाद की तस्वीरें फ्लोट हो रही हैं। लेकिन चीन की सरकार इस मामले में फिलहाल ज्यादा कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही। हालांकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें लोगों ने खुद माना है कि कोरोना वायरस से हो रही मौतों के बीच अंतिम संस्कार में दिक्कतें आ रही है और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे चीन की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि इस वक्त पूरे देश में 110 करोड़ के आसपास लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और चीन ने कोरोना से 2 महीने में करीब 73,000 लोगों की मौत वाली बात खुद मानी है। लेकिन हकीकत में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। और अब बात सफेद आफत यानी कि बर्फबारी की, जिससे जापान बेहाल हो गया है। 2 दिन हुई बर्फबारी ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। जिसका डर था, जैसी आशंका थी, जापान में वैसा ही हुआ। भारी बर्फबारी से जापान के कई इलाकों में लगातार दहशत की तस्वीरें सामने आई। बर्फबारी की वजह से रेल, फ्लाइट सर्विसेज और पावर सप्लाई पर असर पड़ गया है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि अभी भी संभल कर रहने की जरूरत है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बर्फबारी की वजह से काफी घंटों तक ट्रैफिक जैम रहा था, मगर अब शिगा और मी प्रीफेक्चर्स यानी इन दोनों राज्यों के बीच शिनमेशन एक्सप्रेसवे धीरे धीरे खोला जा रहा है। कई जगह अब भी ब्लॉकेज जारी है। कई लोगों का कहना है कि मंगल और बुधवार को जो बर्फबारी हुई वो वंस इन अ डेकेड थी। इसके चलते कई जगहों पर टेम्परेचर 0 से नीचे चला गया। बर्फबारी के चलते कुछ लोगों की मौत भी रिपोर्ट की गई है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिस तरह ईस्ट एशिया में मौसम बदल रहा है वो चिंता की बात है, क्योंकि जिस वक्त जापान बर्फबारी के अटैक से उबर रहा था, उसी दौरान साउथ कोरिया में हुई अचानक स्नोफॉल ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। ये खबर न्यूजीलैंड से, जो पानी की मार झेल रहा है। ऑकलैंड में अचानक आई बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कई लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। मौसम की मनमर्जियों का नया चैप्टर न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में दिखाई दिया है। चारों तरफ पानी में डूबी गाड़ियां और बाढ़ से बर्बादी दिखाई दे रही है। हालत ये हो चुकी है कि न्यूजीलैंड के 15 लाख की आबादी वाले शहर में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई है। ऑकलैंड के जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां लोगों से तुरंत घर छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बारिश और बाढ़ के चलते एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। इसके चलते कई उड़ानों पर असर हुआ। पुलिस का कहना है कि उन्हें एक शख्स का शव भी मिला है। न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक बाढ़ से बने ये हालात एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं और इससे निपटने की हर संभव कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस वक्त न्यूजीलैंड के शहर में मौसम का रुख बदला, उससे कुछ वक्त पहले ऑकलैंड से 10,000 किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया में तूफानी हवाओं ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया। सदर्न कैलिफोर्निया में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसकी वजह से बड़े बड़े ट्रक पलट गए और काफी तबाही हुई। और अब खबर मिस्र से, जहां 4300 साल पुरानी गोल्डन ममी बरामद हुई है। खास बात यह है कि यह ममी किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले की नहीं है, फिर भी इस पर सोने की कारीगरी दिखाई दी। अब पूरी दुनिया में यह गोल्डन ममी सुर्खियां बटोर रही है।
इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है। असल में मिस्र ने 24 घंटे पहले ही विश्व इतिहास और पुरानी सभ्यताओं में रुचि रखने वालों के लिए इस सबसे नई खोज का खुलासा किया है। इजिप्ट की तरफ से बताया गया है कि सोने से जड़ी एक ममी और 4 मकबरों का पता चला है और इनमें से एक मकबरा इजिप्ट के एंशिएंट किंग के सीक्रेट कीपर का है। इजिप्ट के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मकबरे और ममी 25 से 22 सेंचुरी BC की है। इनमें सबसे बड़ा मकबरा एक धर्म रक्षक, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर का हो सकता है। ये मकबरा उनस के पिरामिड कॉम्प्लेक्स में मिला जो 5वीं पीढ़ी के आखिरी राजा थे। बताया जा रहा है कि राजा उनस ने 4300 साल पहले राज किया था। इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट को खोजबीन के दौरान 15 मीटर शाफ्ट के नीचे एक ममी मिली और इसी के ऊपर सोने की नक्काशी मौजूद थी। बताया गया है कि ये ममी हेकासेपस नाम के शख्स की थी। नोट करने वाली बात यह है कि अभी तक जो ममी मिली है वो शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली थी, लेकिन ये इतनी पुरानी ऐसी ममी है जो गैर शाही खानदान की बताई जा रही है। बता दें कि ये डिस्कवरी ऐसे वक्त हुई है जब मिस्र भयानक आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। देखिए, बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म पठान बम्पर कमाई कर रही है। सिर्फ 2 दिनों में पठान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 235 करोड़ रुपए का हो गया है। विवादों के बीच पठान ने 25 फरवरी को 75 mm की सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा खाता खुला जिससे थिएटर ओनर्स की चांदी हो गई। पठान की सक्सेस का जश्न हर रोज इसकी कमाई के साथ डबल हो रहा है। देश विदेश में पठान का ऐसा डंका बज रहा है कि वर्ल्ड वाइड मार्केट में पठान ने दूसरे दिन भी 100 करोड़ की सेंचुरी लगाई। 2 दिनों में पठान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 235 करोड़ के पार पहुंच चुका है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। हालांकि पठान 2 दिनों से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में अब भी KGF 2 से पिछड़ी हुई है। यश स्टारर KGF 2 का 2 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 300 करोड़ रुपए हो गया था, लेकिन कोरोना काल के लंबे अरसे बाद पठान ने फिर से बॉलीवुड को नया जीवन दान दिया है। बड़े स्टार से सजी इस फिल्म में वो हर मसाला है जो इसे परफेक्ट एंटरटेनर बना रहा है। रोमांच, एक्शन, रोमांस, सस्पेंस से भरी पठान से कमबैक करके शाहरुख के डूबते करियर की भी नैया पार हुई है। वहीं एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पठान कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकती है। और न्यूज एंड व्यूज में फिलहाल इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।